सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय एकता यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, कुर्सी के लोकप्रिय विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक हैदरगढ़ श्री दिनेश रावत जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, पूर्व सांसद श्री उपेंद्र रावत जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य हरगोविंद सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, संतोष सिंह जी, शशांक कुसमेश जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती राम कुमारी मौर्य जी, अम्बरीश रावत जी, शील रतन मिहिर जी, समारोह में उपस्थित बाराबंकी के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी, जनपद बाराबंकी के मेरे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बंधुगण, भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी के सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, बाबा लोदेश्वर नाथ की इस पावन धरा को, जिस महादेवा के पावन स्थल को डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले
राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था, और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। बहनों और भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय घोषणा की थी कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं,
लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को 2 भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे, वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने के बाद क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मोहम्मदाबाद भी है। यह आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेकुलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है उनको बताइए, यही मोहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बनकर के पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की, और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है, और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। वह पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हों, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है, ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा, ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था, राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया।
भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया। और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए, जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति,
मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को, जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। याद करना, है देश का इतिहास इस बात का गवाह है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था। पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था, जातीय सेनाएं खड़ी की थी। ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी, और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे, वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए, और इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करके आगे के भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आज भारत एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में भारत की जो यात्रा निकल रही है, बहुत शानदार यात्रा के साथ भारत आगे बढ़ा है। बहुत शानदार यात्रा, ये यात्रा जिसमें विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और विरासत का सम्मान भी है। आप सोचिए, विरासत का सम्मान, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सम्मान देने का काम स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल जी ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था, और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया। आपने देखा होगा, 31 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ, यानी राष्ट्रीय एकता दौड़ का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ जुड़े थे। और यही नहीं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किसी की लगी है तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वह है केवड़िया गुजरात में। सबसे बड़ी प्रतिमा है दुनिया की। एक वीरान जगह को टूरिज्म का दुनिया का सबसे बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राष्ट्र नायकों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, यह मोदी जी ने किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस तो चाहती भी नहीं थी कि लौह पुरुष को सम्मान मिले। याद करिए, जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन जाएगा, 15 राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। 14 राज्यों ने प्रस्ताव दिया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया गया। बहन और भाइयों, ये लोग लौह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते हैं, क्या सम्मान दे पाते हैं। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य, मऊ जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा जिस भवन में रह करके अर्जित की थी, उस भवन में जब ब्रिटिश सरकार उसको बेच रही थी तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीम भेज करके उस भवन को खरीदा। उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र के रूप में से विकसित करने का काम भी इंग्लैंड की धरती पर किया है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रह करके व्यतीत किया था, उस भवन में रह करके उस भवन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इंटरनेशनल सेंटर के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब ने नागपुर में जहां दीक्षा ली थी, दीक्षा भूमि में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या उनकी अंतिम यात्रा जिस मुंबई में निकली थी वहां पर चैत्य भूमि पर भव्य स्मारक और बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना का काम भी मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पंच तीर्थ का निर्माण अगर किसी ने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। यही नहीं, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम भी अगर किसी ने किया है, ये मोदी जी ने किया है। ये काम भी मोदी जी ने किया है। नैमिषारण्य, इसकी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने का काम हो रहा है। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। देवा शरीफ में यहां पर हो या महादेवा को भव्य स्वरूप देने का काम हो, यह काम भी हमने किया है। यह भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। लोधेश्वर महादेव में कॉरिडोर का निर्माण और काशी की तर्ज पर ऐसे गोला गोकर्णनाथ में भी वहां पर कॉरिडोर के निर्माण का काम भी अगर कोई कर रहा है तो डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के विकास का कार्य भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागवत भूमि के रूप में जाने जाना वाला सुख तीर्थ हो या फिर विदुर कुटी, इन सब के विकास के लिए पूरा महादेव में एक भव्य स्थल कॉरिडोर बनाने का काम भी वहां पर भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश विरासत के सम्मान को भी आगे बढ़ा रही है और विकास के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? अगर महादेवा का विकास हो रहा है तो हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस बाराबंकी के ही लाल केडी सिंह बाबू की हवेली को भी एक भव्य म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम यह भी हमारी सरकार यहां पर कर रही है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, इस धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ काम किया। और बाराबंकी के लिए अभी जीएसटी जो रिफॉर्म हुए हैं, खास तौर पर यहां के अन्नदाता किसानों के लिए, जो लोग यहां पे मेलथा
का उत्पादन करते हैं उनके लिए खुशखबरी कि जो सिंथेटिक मेल्था होता है उस पर तो जीएसटी आज भी 18% रहेगी, लेकिन अन्नदाता किसान जो उत्पादन करेंगे उस पे 18 से घटा करके 5% मात्र किया गया है जीएसटी, जिससे अन्नदाता किसान को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। यहां के प्रगतिशील अन्नदाता किसानों को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं जब पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी की मेहनत को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, तो मुझे अत्यंत अच्छा लगता है कि कैसे यहां पर लोगों ने अच्छा काम किया है। जैसे यहां पे संदीप वर्मा है, श्री मोहिद्दीन हैं, निमित सिंह हैं, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर खेती किसानी के लिए कैसे प्रगतिशील किसान के रूप में यह लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। बाराबंकी के हमारे उत्कृष्ट किसानों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। और एफपीओ के माध्यम से भी कैसे हम अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, यह भी आज बाराबंकी के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। यहां का औद्योगिक विकास हो, आपके मन में भी हो और हमारे मन में भी है, और इसीलिए हम लोगों ने राम स्नेही घाट के पास ग्राम कंदही में यहां पर 232 एकड़ क्षेत्रफल में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही दिनेश रावत जो हैदरगढ़ के हमारे विधायक हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में तहसील हैदरगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निकट 220 हेक्टेयर में हम लोग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास का कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, प्रगतिशील अन्नदाता किसान और इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट एक साथ आएगा तो यहां की आमदनी भी बढ़ेगी और रोजगार का सृजन भी उसी क्षेत्र में होगा। और इसी भाव को ध्यान में रख करके हम लोगों ने यहां पर हर जनपद के लिए प्रदेश में तय किया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम प्रदेश भर में और देश भर में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने सभी 75 जनपदों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 एकड़ क्षेत्रफल में 100 एकड़ के एक क्षेत्रफल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन के निर्माण का कार्य करेगा। कोई भी नौजवान अगर वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या फिर वहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट भी वहीं होगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसके लिए जॉब की गारंटी भी उसी जनपद में देने का काम कोई करेगा तो डबल इंजन की सरकार करेगी। और इसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की गति को आपने देखा होगा। आज से 8 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कहां थे? कहीं नहीं थे। यूपी पिछड़ा हुआ राज्य, बीमारू राज्य माना जाता था। पहचान का संकट था। ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों ने नौजवानों के जीवन में खिलवाड़ किया था। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा के इस प्रदेश को बीमारू बना दिया था। इस प्रदेश में अन्नदाता किसान जो अपनी धरती से सोना उगलने का काम करता है, उस अन्नदाता किसान को उसने भूखमरी की ओर धकेल करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो हमारा अन्नदाता किसान कई गुना मुनाफा कमाने का काम कर रहा है।
आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उसे प्राप्त हो रहा है और साथ साथ नौजवान को रोजगार की गारंटी भी अपने ही जनपद में या अपने ही प्रदेश में प्राप्त हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का हो, एयर का हो, रेलवे का हो या इनलैंड वाटरवे का, इन सब पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। मेट्रो तेजी के साथ विकसित हुई है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। और अब तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भी निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। पहला सत्र इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आने वाले समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और उसके दायरे को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, प्रत्येक क्षेत्र में जब विकास होगा वह समग्र विकास की दिशा से आगे बढ़ेगा और यही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का राज। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश पर कोई संदेह नहीं करता है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश को एक अच्छी निगाहों से देखता है। उसको लगता है उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं थी, उत्तर प्रदेश की जो सामर्थ्य थी, अब खुल करके सामने आई है। और उसी सामर्थ्य के लिए आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बाराबंकी के सभी नागरिकों से मेरी अपील होगी, याद करना, व्यक्तिगत रूप से भले ही हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ कोई आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कभी भी हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय एकता की बात हो, हम सबको अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, जिससे भारत एक बन सके, श्रेष्ठ बन सके और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बाराबंकी के सपने को भी हम साकार कर सकें। ये प्रयास उसी दिशा में है। आज जो सड़क, पुल, पुलिया या फिर पेयजल और अन्य तमाम बाढ़ से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम 1734 करोड़ रुपए की लागत की है, ये इसी भाव के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए स्थानीय विधायकों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी बाराबंकी के नागरिकों को बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की ये राष्ट्रीय एकता यात्रा आज निकल रही है। लगभग 7 से लेकर 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। यहां के माननीय विधायक और जिले के पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस एकता यात्रा में अधिक से अधिक लोग पूरी शालीनता के साथ भारत माता की जय करते हुए सरदार पटेल अमर रहे के संकल्प के साथ आगे बढ़िए। विकास की सोड़ में हम पिछड़ने न पाएं, इस संकल्प के साथ विरासत और विकास को साथ साथ लेकर के चलेंगे। इस भाव के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यही भाव हमारे मन में होना चाहिए और इसी भाव का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करते हुए अपने इस अभियान को निरंतरता देते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।